ट्रंप ने अपनी मीटिंग जी के साथ पोस्टपोन कर दी है। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस चल रहा है वो $100 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी डेटा के साथ पैक्ड है कि आपको देख करके मजा आ जाएगा। ये वीडियो पूरी जरूर देख लेना, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको अभी डर लग रहा है तो ये वीडियो देख लो, आपका डर गायब हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये डेटा देखो कि जब जब वॉर हुई है तब तब उसके बाद मार्केट ने कैसे रिकवर किया है। 2003 के अंदर जब इराक वॉर हुई थी उसके बाद जो निफ्टी 50 है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इन्होंने रिकवरी शानदार दिखाई थी, मोर देन 100%, 200% और 248% के आसपास। तो यहां पर हमें दिखा 2003 के अंदर जब मार्केट के अंदर क्रैश आया था तो क्या हुआ था। यहां पे post.com बबल की रिकवरी हुई थी। फिर 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, जो कि आज की जैसी सिचुएशन थी, लोगों को लगा था ऑयल क्राइसिस आ जाएगा, रशिया को बैन कर दिया था, स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया था, कोई तैयार था इस वॉर के लिए, जो वॉर आज तक चल रही है। उसके बाद क्या होता है, 2 साल के अंदर जो मार्केट है वो 30% से रिकवर करती है, 62% से रिकवर करती है, स्मॉल कैप 58% से रिकवर करता है। ये टाइम था पोस्ट कोविड जहां पे लिक्विडिटी हाई थी, और लिक्विडिटी आने वाले टाइम पे हाई होने वाली है। कैसे, ये बताता हूं। आज अगर आप देखोगे तो इजराइल और हमस की वॉर जो 2023 के अंदर हुई थी उसके बाद भी एक अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। तो एक चीज आपको अभी यहां पे ये समझ आ गई होगी कि जब जब वॉर हुई, सिचुएशन खराब हुई, दुनिया में क्राइसिस आया, जब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब कुछ नहीं होता, विद इन 2 ईयर्स जो मार्केट है वो अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको डर लग रहा है ना कि जो क्रूड ऑयल है 102 तक पहुंच गया, इससे पहले 130 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल दे देता हूं, 2022 का ये वाला टाइम उठा करके देख लो, जब यूक्रेन रशिया शुरू हुआ था, क्रूड ऑयल 124 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहां से एक मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है और वापस से जो क्रूड ऑयल है वो नीचे आ जाता है। सो अगर आपको यहां पर डर लग रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। लेकिन क्या यहां पे ये कह रहा हूं मैं कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल मत करो। अगर आपको मार्केट से डर लगता है, वोलेटिलिटी समझ नहीं आती, इन्फ्लेशन समझ नहीं आता, रिसेशन समझ नहीं आता, तो बिल्कुल मत करना। आप रोगे एंड में जाकर के, क्योंकि आपको यही समझ नहीं आएगा कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है। और बाजार में टिके रहने के लिए भाई गट्स चाहिए, टिके रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए, जो कि खुद से आएगी। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कि इस क्रैश के अंदर किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे, लेकिन वही इन्वेस्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं, खुद को शाबाशी देने लगते हैं जब बाजार चल रहा होता है। वो समझते नहीं है कि बाजार के अंदर भी क्रैश आ सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पे ये रिस्क आपको समझ के रखना पड़ेगा। अदर देन दैट एक और फन फैक्ट दिखाता हूँ आपको। निफ्टी 50 देख लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट उठा करके आपको दिखा दूँ तो RSI क्या चल रही है। आप कभी भी RSI नहीं देखोगे ना तो आपका काम खराब हो जाएगा। यहां पे देखो बॉटम पे इस समय पे जो RSI चल रही है वो 32 की चल रहा है। 32 का क्या मतलब है, ओवरसोल्ड का भी ओवरसोल्ड हो चुका है इस समय पे हमारा बाजार। लास्ट टाइम जब RSI 32 गई थी, कब गई थी, 2025 के अंदर। उसके बाद एक रिकवरी आई थी, ये वाला जो पार्ट है ये। उससे पहले जब लास्ट टाइम गई थी तो उसके बाद 2023 की बात है, उसके बाद ये वाली जो रिकवरी आई है वो आई है। इससे पहले भी जब जब RSI 32 गई थी, ये एक बल्क बाय जोन बन जाता है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरे हिसाब से तो भाई निफ्टी 50 के अंदर एक बल्क बाय जोन इस समय पे बन चुका है। और पर्सनली मैंने आपको लास्ट 3 वीडियो से सिर्फ एक ही चीज बोली है कि भाई मैं तो खरीद रहा हूं, आपकी इच्छा खरीदो, आपकी इच्छा मत खरीदो। लेकिन जब जब RSI जाता है 30 के नीचे, आपके सामने डेटा है और लास्ट 2 दिन से बाजार अपने रंग ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार गिरेगा नहीं, मैं कह रहा हूं बाजार यहां से भी 5, 10, 15% गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री हमें ये समझाती है। आज लोग बोलेंगे कि क्रूड ऑयल ये हो गया, क्रूड ऑयल वो हो गया, ब्रेंट क्रूड की ये उड़ गई। भाई साहब ये सब ऑलरेडी बाजार के अंदर पास्ट में हो चुका है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं, लोग इस समय पे इस चीज को भूल चुके हैं। गोल्ड को देखो, जो गोल्ड का फ्यूचर है हमें क्या बता रहा है कि भाई साहब जो गोल्ड है वो RSI के अंदर आ चुका है। कितना RSI आ चुका है, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 40 के नीचे या 50 के नीचे जो RSI होता है गोल्ड के लिए बढ़िया होता है। आप यहां पर देखो, जो गोल्ड है उसका RSI चला गया है 40 या 50 के नीचे, तो ज्यादा लंबे समय तक कंसोलिडेट नहीं करता, फिर यहां पर एक रिकवरी आती है। अगर मैं आपसे इस समय पे पूछूं क्या लोगों का भरोसा यूएस के ऊपर वापस आ चुका है, आप बोलोगे नहीं, अब तो यूएस के ऊपर से भरोसा जा चुका है। इवन इंडिया के अंदर जो RSS है उसको बोल रहा है यूएस कि भाई हम नहीं आने देंगे, आपका जो चीजें हैं वो बैन कर देंगे, ये सब बोलने लग गया है। तो इंडिया का भरोसा यूएस पे नहीं है।
क्या दुबई का या मिडिल ईस्ट का भरोसा अब यूएस के ऊपर है? मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह थी जहां पर अपना पूरा डिफेंस उन्होंने यूएस को दे रखा था, जिस वजह से जो मिडिल ईस्ट है उसने इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाया अपने डिफेंस में और वो ग्रो कर पाई। लेकिन आज की डेट के अंदर क्या मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से यूएस पे भरोसा करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। और मिडिल ईस्ट ये भी कह रही है काफी सारी न्यूज के अंदर कि हम यूएस से अपना पैसा निकालेंगे। इसी के साथ साथ क्या चाइना भरोसा करता है? नहीं। क्या रशिया भरोसा करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या गोल्ड वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए? हम मुझे सिंपल सी बात बताओ, मैं यहां पे आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो चीज आज से 6 महीने पहले जायज थी, आज वो नाजायज कैसे हो सकती है? वो आज भी नाजायज नहीं है। बस क्या है कि क्रूड ऑयल या ब्रेंट क्रूड के चक्कर में हम गोल्ड को पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके हैं। लेकिन क्या आरबीआई कर चुका है? बिल्कुल भी नहीं कर चुका। इवन आरबीआई का डेटा आया था जहां पे बताया गया कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। लेकिन वहां पर एक और डेटा था जहां पर दिखाया गया कि जो गोल्ड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। लेकिन आज की डेट में गोल्ड कोई पूछ रहा है? बिल्कुल भी कोई भी नहीं पूछ रहा गोल्ड को सब भूल चुके हैं, क्योंकि अब क्रूड ऑयल हो गया, वॉर हो गया, यहां पर दिमाग जा चुका है। लेकिन याद रखना, गोल्ड एक सेफ हेवन है। जब दुनिया में तबाही होती है तो गोल्ड बचाता है हर एक इकोनॉमी को। अगर आप इंडियन रुपया की बात करोगे, 92 रुपीज पर डॉलर ऑलरेडी पहुंच चुका है। उम्मीद भी लगाई जा रही है कि 95 और 100 को क्रॉस कर जाएगा इस साल के एंड तक। अगर ऐसा होता है तो आपको कौन बताएगा? आपको डॉलर बचा सकता है अगर आपने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। नहीं इन्वेस्ट किया हुआ तो आपको गोल्ड बताएगा इन्फ्लेशन से, अगर मार्केट नहीं चलती है। ये देखो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आपको दिखा रहा हूं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर क्या हुआ है? बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका आ गया है। आज की डेट के अंदर किसी के बस की नहीं है जो स्मॉल कैप के अंदर हाथ भी डाल पाए। लेकिन सिर्फ कुछ टाइम पहले जब ये बाजार ऊपर की साइड रैली कर रहा था तो सबको बहुत प्यारा लग रहा था। हिस्टोरिकल देखो क्या हुआ है, जब जो आरएसआई है वो अगेन 30 के नीचे है तो उसके बाद क्या हुआ, इसी को ऊपर उठा करके देख लो, यहां पर एक रिकवरी आई। उसके बाद फिर आरएसआई नीचे चला गया, उसके बाद एक और रिकवरी आई। आज की डेट के अंदर कोई बोलेगा तो भाई पाप है, क्योंकि इस समय पे आरएसआई जो है वो 34 का है। लेकिन याद रखो यहां पे ऑलरेडी 15-20% का करेक्शन हो चुका है और रीसेंट ऑल टाइम हाई 13,700 के आसपास है। मतलब यहां पे जो डाउन साइड है वो हम मान लेते हैं 10% का, और जो अप साइड है वो है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% के आसपास। सो अगर आप इस समय पे स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी नहीं कर रहे, लार्ज कैप के अंदर एसआईपी नहीं कर रहे, एसआईपी कर ही नहीं रहे हो, गोल्ड आपने छोड़ दिया है, सिल्वर तो चलो सिल्वर तो वैसे भी हाई रिस्क का 2% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, तो आप ये मान लो कि आप अपने साथ जो सर्विस है वो अच्छी नहीं कर रहे, आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं हो। ये बुरा लगेगा अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन याद रखना ये जो बुरी चीज़ होती है ना ये अच्छी होती है, क्योंकि कहते हैं ना जो दवाई होती है वो कड़वी होती है। कड़वी क्यों होती है? ताकि वो आपके अंदर जो एंटीबायोटिक्स है उसको बढ़ा पाए और जो बैक्टीरियाज हैं उसको मार पाए। तो जिस भी इंसान ने आपको इस समय पे ये समझाया हुआ है कि बाजार में क्रैश आ जाएगा या दुनिया तबाह हो जाएगी, मैंने आपको डेटा के साथ समझा दिया कि ये सब पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो नैस्डैक 100 को अगर हम देखेंगे तो इस समय पे नैस्डैक 100 की क्या हाल है? नैस्डैक 100 भी ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, नैस्डैक 100 में भी कुछ नहीं हो रहा, कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अमेज़न की बात कर लूं तो अमेज़न की क्या हाल है भाई? अमेज़न अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20 से 25% के आसपास गिर चुका है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, चाहे आप एनवीडिया उठा लो, यहां पर भी बड़ा क्रैश आ चुका है। लेकिन आज की डेट के अंदर क्या किसी के अंदर हिम्मत है इन्वेस्ट करने की? बिल्कुल भी नहीं है। एक रिटेल इन्वेस्टर तो एसआईपी रोक रहा है इस समय पे। क्यों रोक रहा है? या फिर वो कह रहा है कि जो निफ्टी है वो 15,000 जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या तो वो कह रहा है कि भाई निफ्टी तो 0 हो जाएगा तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। आप एक चीज दोबारा से भूल रहे हो कि बाजार यहां से रिकवर कर ही जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल कब करेगा नो वन नोज, लेकिन रिकवर करता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, आपको लग रहा है ये पहली बार हो रहा है क्योंकि शायद आपके साथ ये पहली बार हो रहा है। हिस्टोरिकली ये बहुत बार हो चुका है। जो बाजार के अंदर आया है और जिसने ये मार्केट सर्वाइव करी है वही इंसान है जो आगे चल करके एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन जाता है। अदरवाइज तो सारे के सारे वीक इन्वेस्टर हैं, बाजार चढ़ता तो आते हैं, बाजार गिरता तो भाग जाते हैं। अदर देन दैट एक और मैं आपको फन फैक्ट बताता हूं। अब जब मैंने आपको इतना मोटिवेट कर दिया तो आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई साहब अब तो सिर्फ बाजार ही है जो भी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको नेगेटिव साइड भी पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा करके तो लोगों को ट्रैप किया जाता है, इसलिए नेगेटिव साइड मैं आपको हमेशा बताना चाहूंगा। देखो अभी जो वॉर हो रही है जहां पे ब्रेंट क्रूड 110 रुपए या
100 रुपए के ऊपर, $100 के ऊपर जा चुका है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये वापस नीचे आएगा, जैसे मैंने आपको हिस्टोरिकली दिखा दिया। दूसरी चीज़, अब जो ट्रंप है ना वो पीछे भाग रहा है, कह रहा है कि भाई अब मेरे से लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। और जो ईरान है उसने प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए कि ईरान ने हमें सरप्राइज किया, जितनी हमें उम्मीद थी उससे अच्छे से उसने फाइट बैक किया है। तीसरी चीज़, अब लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया को आकर के मीडिएटर बनना चाहिए, कितना सही है कितना गलत है नो वन नोस, और मैं इस पर ज़्यादा बातचीत भी नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा स्ट्रांग जो मीडिएटर हो सकता है वो चाइना हो सकता है, बिकॉज 90% ऑयल ईरान का चाइना खरीदता है, और ये हर इंसान जानता है। ये जो वॉर भी चल रही है ना, ये प्रॉक्सी वॉर है यूएस और चाइना के बीच में, ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। अदर देन दैट, ये जो वॉर है क्या ये सिमट जाएगी? मैं कह रहा हूँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाए तो क्या ये वॉर सिमट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट 2 हफ्ते में इस वॉर ने ऑलरेडी डैमेज कर दिया है। वो डैमेज क्या है? आने वाले टाइम पे जो आपको जीडीपी के नंबर दिखेंगे वो आपको ड्रास्टिकली कम दिखेंगे इंडियन मार्केट में, तो बाजार में फिर से क्रैश आएगा। दूसरी चीज़, जो कंपनीज के रेवेन्यूज हैं वो भी आपको घटते हुए दिखेंगे। अभी तो आपसे ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हो, लेकिन एक और चीज़ है यूरिया, जिससे फार्मर अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाते हैं, उसके अंदर भी कमी आ चुकी है, क्योंकि क्रूड ऑयल के साथ ही, ब्रेंट क्रूड के साथ ही जो यूरिया है ये भी बनता है। इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा कि यूरिया की कमी हो चुकी है। मतलब क्या है? फूड सप्लाई में एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी जब हेडलाइन बनेगी। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 होगा, अगर ये वॉर आज रुक जाए, आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर रुक जाए, तो आपको जो जीडीपी का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए दिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया तबाह हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब दुनिया के अंदर स्लो डाउन आता है, जिसकी पूरी उम्मीद दिखाई जा रही है, जिस हिसाब से अभी वॉर चल रही है, अगर 1 हफ्ते और चल गई तो आप मान लो दुनिया में अगले 2 से 3 महीनों के अंदर स्लो डाउन आ जाएगा। जब वॉर के थ्रू स्लो डाउन आ जाएगा तो लिक्विडिटी लाई जाएगी। क्यों? या तो आप ग्रो कर सकते हो या फिर आप सस्टेन कर सकते हो, और दुनिया को इस समय पे ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दुनिया ग्रो नहीं करेगी तो हम डीफ्लेशन में चले जाएंगे। डीफ्लेशन, इन्फ्लेशन या फिर रिसेशन, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये खराब होती हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक हेल्दी इन्फ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो आप इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते, और इंटरेस्ट रेट कट नहीं करोगे तो आप ग्रोथ नहीं करोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन हाई रहता तो आप रिसेशन में जा सकते हो। और यूएस के ऊपर $38 ट्रिलियन के आसपास का ऑलरेडी डेट है, ये ज़्यादा इन्फ्लेशन मैनेज नहीं कर सकता यूएस, तो एक बड़ा क्रैश वहाँ पर भी आ सकता है। सो अगर आप सिर्फ ये सोचिए ना कि एक रोजी पिक्चर मैंने आपके लिए बना दी है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको नेगेटिव साइड भी बताया है। सो अगला जो 2 साल है, अब मैं आपको अगले 2 साल का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मैं 20 साल की बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज 20 साल में मुझे लगता है जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है अगले 20 साल के अंदर जो यूएस है वो अकेले डोमिनेट नहीं करेगा। यूएस जो ग्लोबल करेंसी है ये खुद को बैंक्रप्सी फाइल करता हुआ दिखेगा आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर। मेरा अभी तक जितनी मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से ये मानना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन नेट अगर मैं बात करूं अगले 2 साल की मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप परेशान हो जाओगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जैसे एक अप मूव दिखे आपको बेच के निकल जाना चाहिए और वापस नहीं आना चाहिए। या तो गोल्ड इन्वेस्टिंग करो या ज़मीन खरीद लो या जो मर्जी वो करो, बट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या मैं निकलूंगा? बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा, बिकॉज मुझे एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आता है कि अगर मैं मार्केट से निकल गया तो मैं कर क्या पाऊंगा। ये जो मेरा पैसा है जो 1 महीने के अंदर 2% से गिर गया, अगर मैंने सिर्फ कैश में भी रखा है तो INR डिग्रेड कर चुका है डॉलर के अगेंस्ट, यूरोप के अगेंस्ट 8 से 12% के आसपास गिर चुका है। इस पैसे का मैं करूंगा क्या? ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि अपनी बाइंग पावर खो देगा। आने वाले टाइम पे जब खाना महंगा हो जाएगा तो मैं रुपये से खरीद ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो मैं इसको इन्वेस्ट करूं या फिर मैं सोचता रहूं कि भाई मैंने इसको रख के अच्छा करा है, लेकिन कैश की अपनी खुद की वैल्यू कम हो जाएगी। सो अगर आप ये चीज़ नहीं समझते तब तो आप खुश होगे कि यार मैंने एग्जिट कर लिया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बट अगर आप ये चीज़ समझते हो कि रुपया अपनी वैल्यू हर साल 3% से खोता था, लेकिन पिछले 2 साल से 7% से ज़्यादा तेजी से खो रहा है, आप काफ़ी बड़े दिक्कत में फंसने वाले हो। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहने वाला है, अपने लिए आपकी मर्जी है, आप मानो मत मानो, आपका क्या कहना। अपने रिसर्च एनालिस्ट से या से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ये सारी चीज़ें पूछ लेना कि भाई साहब क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी इन्वेस्ट नहीं करा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये वो टाइम है जो कि कोविड के टाइम पे हमें मिला था, ये वो टाइम है जो हमें किस टाइम पे मिला
वाला था रशिया यूक्रेन की वॉर पे। और एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ जो मैं यहाँ पे आपको ओपनली नहीं बताऊंगा, ये मैं अपनी मेंबर कम्युनिटी के ऊपर बताऊंगा, बिकॉज वहाँ पे जो लोग हैं वो ओपन माइंड के साथ सुनते हैं और ओपन माइंड ही चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप भी मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक ओपन माइंड वाले इन्वेस्टर हो, डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग पसंद है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या मैं लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।